हम लोग फिजिक्स कवर कर रहे थे और हमने 115 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए और आज हमें कवर करना है ध्वनि चैप्टर से। और इसमें पहला क्वेश्चन है 116। एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसकी आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज़ और तरंग दर 6 सेंटीमीटर है। तो v = न्यू लैम्डा होता है। फॉर्मूला लगाएंगे। आवृत्ति f 5 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज किया, 5000 हर्ट्ज हो गया। तरंग दर लैम्डा 6 सेंटीमीटर को मीटर में 0.06 मीटर हो गया। डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर को मीटर में 1500 मीटर हो गया। अब तरंग की गति किस प्रकार निकालेंगे। v = न्यू इंटू लैम्डा। तो 5000 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस 0.06 मीटर, यह आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। तय की जाने वाली दूरी 1.5 किलोमीटर मीन्स 1500 मीटर। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फार्मूले से आ जाएगा। कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समानांतर दोलन करती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग के समानांतर दोलन करती है। इसमें दोलन तरंग की गति की दिशा के समानांतर होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग इसमें दोलन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होते हैं। उदाहरण में पानी की लहरें और तार झंकार शामिल हैं। यांत्रिक तरंग इन तरंगों को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम, ठोस, तरल या गैस की आवश्यकता होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि परावर्तित होती है तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के प्रारंभिक उत्पादन और परावर्तक सतह से उनकी वापसी के बीच समय के अंतर के कारण ध्वनि को एक से अधिक बार सुना जाता है। प्रतिध्वनि के अनुप्रयोग गहराई और ऊंचाई मापने में, दूरी मापने में, चिकित्सा के निदान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो एल्युमिनियम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम 6420 मीटर पर सेकंड, निकल 6040 मीटर पर सेकंड, स्टील 5960 मीटर पर सेकंड, लोहा 5950, पीतल 4700 मीटर पर सेकंड। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती, इसको संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे इसके प्रसार के लिए वायु, जल, स्टील आदि जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। मानव कान की श्रव्य आवृत्ति रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति जल में 1531 मीटर पर सेकंड, जल अशुद्ध जल में 1498 मीटर पर सेकंड, वायु में 346 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डैश के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है। डेसिबल का चिन्ह dB होता है। श्रव्य ध्वनियों का ध्वनि दाब स्तर 0 डेसिबल से 120 डेसिबल के बीच होता है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अकॉस्टिक्स कहा जाता है। ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो दृश्य और अदृश्य प्रकाश दोनों के गुणों और घटनाओं से संबंधित है। फोटोनिक्स प्रकाश और अन्य प्रकार की दीप्तमान ऊर्जा का अध्ययन है जिसकी क्वांटम इकाई फोटॉन है। एस्ट्रोफिजिक्स अंतरिक्ष विज्ञान की एक शाखा है जो ब्रह्मांड को समझने के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों को लागू करती है। यदि कोई वस्तु प्रति सेकंड 10 दोलनों का निष्पादन करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति किसके बराबर है। तो 1 किलो हर्ट्ज को चेंज किया, आ गया 1000 दोलन प्रति सेकंड। तो 10 दोलन प्रति सेकंड मीन्स 10/1000, तो 0.01 किलो हर्ट्ज। गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की दमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है क्योंकि जो ध्वनि की गति है वो प्रकाश की गति की बहुत कम होती है। वायु में ध्वनि की गति लगभग 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक स्थिर स्रोत से प्रकाश 300
1000 किलोमीटर प्रति सेकंड से 186,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। प्रकाश द्वारा लिया गया समय चंद्रमा से पृथ्वी तक 1.3 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.1 AU मीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8.3 मिनट लगता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के दो पिंड 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। जमीन को छूने से ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। तो v = √2gh से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों को 8 मीटर प्रति सेकेंड। हम मुक्त रूप से गिरने की गति के समीकरण का उपयोग करके जमीन को छूने से ठीक पहले दो पिंड के वेगों की गणना कर सकते हैं। v = √2gh। v क्या है? जमीन को छूने से ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, 9.8 होता है वैसे। h ऊंचाई जहाँ से द्रव्यमान गिराए गए 3.2 मीटर। दोनों पिंड 1 kg 2 kg के लिए वेग समान होगा क्योंकि समीकरण पिंड से स्वतंत्र है। अतः जमीन को छूने से पहले दोनों पिंडों का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के संबंध में गलत कथन बताना है। तो यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार-भाटा उत्पन्न करने वाला बल है, तो ये गलत है। तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार-भाटा उत्पन्न करने वाला बल है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ब्रह्मांड का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है, जिसका बल द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के रूप में दर्शाया गया। जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ज्वार-भाटा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन बताना है। जो जी की इकाई की है वो त्वरण की इकाई के समान है, तो ये सही है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में सभी पदार्थों के बीच कार्य करने वाली सार्वभौमिक आकर्षण बल है। जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण भी होता है। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की खोज की। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण की SI इकाई न्यूटन होती है। T² ⁴ द्वारा व्यक्त निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी ग्रह की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रहों की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या से करता है? तो केपलर का थर्ड नियम है। केपलर का तीसरा नियम, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ब्रैग का नियम 2D sin θ = n लैम्डा, जहाँ d क्रिस्टल जालक समतलों के बीच की दूरी, थीटा आपतन कोण, n गुणांक है, लैम्डा एक्स-रे की तरंगदैर्घ्य। कोपरनिकस का नियम, एक सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार सूर्य ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है? तो गैलीलियो गैलीली ने। प्रेक्षणात्मक खगोल विज्ञान, आधुनिक भौतिकी और वैज्ञानिक पद्धति के जनक। उन्हें चंद्रमा, शुक्र की कलाओं, बृहस्पति के आसपास के चंद्रमाओं, सूर्य के धब्बों का अवलोकन के लिए जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया? तो लिगो का प्रयोग किया गया पहली बार। लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव
ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और एक खगोलीय उपकरण के रूप में गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन विकसित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर भौतिकी प्रयोग और वेधशाला है। कार्य और ऊर्जा। पहला क्वेश्चन 131। हार्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने हार्स पावर शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। जेम्स वॉट एक स्कॉटिश इंजीनियर और आविष्कारक थे। वॉट ने एक हार्स पावर को 1 मिनट में 33,000 पाउंड वजन का 1 फुट ऊपर उठाने के लिए आवश्यक शक्ति के रूप में परिभाषित किया, जो लगभग 746 वॉट के बराबर है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक विज्ञानी थे जो अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत और प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो 5 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। जब 10 मीटर की ऊंचाई होगी तो धीरे धीरे स्थितिज गतिज में बदलेगी और 5 मीटर पे 1:1 आ जाएगा। तो ऐसे सीधे कर सकते हैं। योयो के रिलीज होने से पहले उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी पिंड की स्थिति और विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला mgh होता है, जहाँ m द्रव्यमान, g त्वरण, h ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा मैचिंग करनी है। रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो स्थितिकरण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिकरण, रासायनिक, गतिकरण, गति और रेडिएशन, जिससे रेडियो एक्टिव निकलती हो। तो रासायनिक ऊर्जा है डीजल जनित्र में। विकिरण ऊर्जा है सौर तापी में। स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है पवन चक्की में। पन बिजली संयंत्र में, हाइड्रो पावर प्लांट में स्थितिज। तो ए का 3rd है, बी का 4 है, तो ये डी नंबर है। किसी वस्तु या प्रणाली में उसकी स्थिति या भागों की व्यवस्था के आधार पर संग्रहित ऊर्जा। जब कोई वस्तु चलती है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा परमाणुओं और अणुओं के बंधनों में संग्रहित ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण बैटरी, बायोमास, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। गिरते नारियल, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियाँ, लुढ़कते पत्थरों और उड़ने वाले विमान से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी हुई है? गतिज ऊर्जा जुड़ी हुई है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा, विद्युत चुम्बकीय और गुरुत्वाकर्षण विकिरण की ऊर्जा। उदाहरण उत्पन्न ऊष्मा, प्रकाश किरणें, प्रत्यास्थ ऊर्जा। किसी बल के कारण किसी वस्तु में संग्रहित ऊर्जा जो अस्थायी रूप से उसका आकार बदल देती है। उदाहरण संपीड़ित स्प्रिंग, धड़ का फैला हुआ धनुष। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होगी, तो ये होगी 6.17 × 10⁻⁻21 जूल। औसत गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। के क्या है? बोल्ट्जमैन स्थिरांक। टी तापमान है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं, आ जाता है। तो ये 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है। औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT, 3/2, और ये kT की वैल्यू हमने निकाल ली। के की वैल्यू 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। के की मान बोल्ट्जमैन स्थिरांक। टी की वैल्यू 298 केल्विन, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह 5 मीटर गति करती है, तो किया गया कार्य 35 जूल हो जाएगा। ईंट पर लगाया गया बल F7, S 5 मीटर, थीटा है कोण 0 डिग्री, W बराबर F/S cos थीटा। F है 7, S है 5, cos थीटा मीन्स 1, तो किया गया कार्य 35 जूल। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ऊर्जा रूपांतरण उपकरण विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में,
माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति के उदाहरण है? तो ये रेखीय गति के उदाहरण है। एक रेक्टिलिनियर मोशन एक रेखीय गति है जिसमें वेग की दिशा स्थिर रहती है और पथ सैनिकों की परेड की तरह एक सीधी रेखा होती है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र V=W/Q। एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव V इकाई आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य W के बराबर होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं जो टरबाइनों में गिरती है और सॉफ्ट को घुमाती है। टरबाइन के सॉफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्रों में एक टरबाइन जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा गिरने वाले जल की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और फिर एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भारत में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। महाराष्ट्र में पहला सिंड्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट चैप्टर है तरंग। 0.04 सेकेंड की आवर्तकाल वाली तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो हम जानते हैं F=1/t होता है। ये t टाइम दिया है और ऊपर 1/0.04 करें तो 25 हर्ट्ज आ जाएगा। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास कितनी होती है? तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रकाश होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में बैगनी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य से लाल सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य रंग तक मानव नेत्र द्वारा देखी जाने योग्य सभी रंग शामिल हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकाश जो परास होता है, जैसे रेडियो वेव का हो गया, तो ये 0.1 मीटर से बड़ा होता है। माइक्रोवेव का 0.1 मीटर से 1 mm तक होता है। इंफ्रारेड का 1 मिलीमीटर से 7000 नैनोमीटर तक होता है और प्रकाश का 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच। पराबैंगनी का 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, एक्सरे का 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, गामा किरण का 10⁻³ नैनोमीटर से छोटा होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो कड़ी प्रकृति को दिखाएगा ये। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन घटना है। संबंधित नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन 1921, रॉबर्ट एंड्रयूज मिल्किन ने नोबेल 1923 जीता। निम्नलिखित में से किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? तो मुगलिमो मार्कोनी ने किया था। इन्होंने इंग्लिश चैनल में रेडियो तरंगें प्रसारित की। पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1909। वैज्ञानिक और उनके आविष्कार माइकल फैराडे विद्युत चुम्बकीय किरण, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, जोहान्स गुटेनबर्ग मुद्रण मशीन। मैरी क्यूरी और प्यूरी क्यूरी को रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए जाना जाता है। वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं, उनकी गति को आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण रॉकिंग चेयर, बाउलिंग बॉल, कंपन करता हुआ ट्यूनिंग फोर्क। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें पृष्ठीय तरंगें हैं? एल तरंगें पृष्ठीय तरंगें हैं। एस तरंग पी तरंग से लगभग 1.7 गुना धीमी होती है। एल तरंगों की तरंग दैर्घ्य लंबी होती है और भूकंप से अधिकांश संरचनात्मक क्षति होती है। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी? जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो ये 1842 में इन्होंने खोज की। डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग सायरन, रडार, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, इमेजिंग, रक्त प्रवाह मापन, उपग्रह संचार, कंपन मापन, विकासात्मक जीव विज्ञान, ऑडियो वेग
प्रोफाइल मापन आदि। आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? तो एक्स किरणों, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म, फिर रेडियो। एक्स किरणें इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। गामा किरणें सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य और उच्चतम आवृत्ति की होती हैं। रेडियो तरंगें सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य और सबसे कम आवृत्ति की होती हैं। तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति अब 1 सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या। आवृत्ति की इकाई को हर्ट्ज में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा माध्यम के कण के कंपन की एक समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के भाग को निर्दिष्ट करता है? यह रेडियो तरंगें। उदाहरण: सेलुलर नेटवर्क, रडार, रेडियो, खगोल विज्ञान, उपग्रह संचार आदि। सूक्ष्म तरंगें विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप है जिसकी तरंगदैर्घ्य क्रमशः 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच आवृत्तियों के अनुरूप लगभग 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। पराबैंगनी किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप है जिसकी तरंगदैर्घ्य 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है, जो 10 प्रकार से छोटी लेकिन एक्स किरण से अधिक लंबी होती है। अवरक्त तरंगें विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं इनकी तरंगदैर्घ्य 10 प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है। विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है। इसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के डैश क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि क्रम में विभाजित किया जाता है। तो 7 क्षेत्रों में। कुछ नाम रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, अवरक्त, इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, यूवी प्रकाश, एक्स किरणें और गामा किरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग रेडियोलॉजी में शरीर रचना और शरीर की शारीरिक क्रियाओं की चित्र बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी CT एक इमेजिंग प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर के क्षेत्रों के विस्तृत चित्र या स्कैन बनाने के लिए विशेष एक्सरे उपकरण का उपयोग करती है। फ्लोरोस्कोपी एक इमेजिंग तकनीक है जो किसी वस्तु के इंटीरियर की रियल टाइम मूविंग इमेज प्राप्त करने के लिए एक्सरे का उपयोग करती है। पॉजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी स्कैनिंग एक इमेजिंग टेस्ट है जो आपके ऊतकों और अंगों के उपापचय, मेटाबॉलिक और जैव रासायनिक कार्यों को प्रकट करने में मदद कर सकता है। एक सरल लोलक पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक पेंडुलम का डैश कहा जाता है, पॉप कहा जाता है। पेंडुलम की अन्य शब्दावली केंद्र बिंदु, पिवट, संयोजन का वह बिंदु जहां से पेंडुलम घूमता है, आयाम वह दूरी जहां से पेंडुलम ऊर्ध्वाधर से छोड़ा जाता है। पेंडुलम एक यांत्रिक प्रणाली जिसकी गति दोलनशील गति है। वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? तो वह है तरंग गति। तरंग ऊंचाई एक तरंग की गति और अगले सुरंग के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी। तरंग सुरंग और गर्त तरंग की एक चक्र के ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन का मान सुरंग बिंदु होता है। गर्त सुरंग के विपरीत होता है, इसलिए चक्र में निम्नतम बिंदु है।